नमस्कार, स्वागत है आपका अब्रकांचल टुडे में। और आज का हमारा मुद्दा है अर्थव्यवस्था पे खास बातचीत। स्पॉन्सर बाय लाइफलाइन स्टील, को स्पॉन्सर बाय आर्यन हॉस्पिटल, द टेम्पल ऑफ आर्ट, पंडित वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह राजपूत और आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं अब्रकांचल टुडे में। आज का खास टॉपिक है अर्थव्यवस्था पे सवाल। हमारे साथ इस वक्त है कोडरमा के जगन्नाथ जैन कॉलेज से प्रोफेसर राजेश सिंह। आइए हम उनसे मिलते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल अब्रकांचल टुडे में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोविड के बाद हमारी भारत देश की स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी है। आज का कुछ सवाल और मुद्दा हमारे देश के लिए अर्थव्यवस्था के ऊपर है। तो सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे कोविड के बाद जो अर्थव्यवस्था खराब हुई है उनके बारे में? कोविड के कारण ना सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पे कोरोना का काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अगर आप अर्थशास्त्र का अध्ययन करते होंगे तो आप पाते होंगे कि 2020-21 में विश्व के जो विकसित राष्ट्र हैं उनकी अर्थव्यवस्था का जो सकल घरेलू उत्पाद रहा है वो 2.2% रही। और उसी संदर्भ में आप अगर भारत की अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो 2020-21 में हमारी देश की अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद -7.3% रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर कोरोना के कारण देश की अर्थव्यवस्था चरमराई है। हमारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था को 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का जो सपना था उसमें एक बाधा के रूप में कोरोना आया है। और आज जो बाजार की स्थिति है, इस बाजार की स्थिति में जो एक स्टैग्नेशन आया है उसका एक बहुत बड़ा कारण कोरोना रहा है। जी बिल्कुल। देश के लोग भूखे पैदल चलकर अपने घर जाने को मजबूर हुए। उसकी कुछ तस्वीरें पूरे देश में मीडिया ने दिखाई। उसी मुद्दे पर विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार ने देश की अंतरात्मा और अर्थव्यवस्था को रौंदा है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? वास्तविकता अगर आप जानना चाहते हैं, अब मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ये जो प्रश्न है इसमें राजनीति ज़्यादा है। वस्तु स्थिति यह था कि जब कोरोना हुई तो कोरोना के बाद जब लॉकडाउन का घोषणा किया गया था तो केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया था कि वो अपने जो कामगार हैं, जो श्रमिक हैं, उनकी जो माली स्थिति है उसका ख्याल रखें, उनको मुफ्त में अनाज सही समय पे उपलब्ध कराएं। लेकिन आपदा में अवसर तलाशती हुई जो विपक्ष की राजनीति थी उसने इस समस्या को ज़्यादा विकराल बनाया। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कोरोना के कारण लॉकडाउन जो लगाया गया था उससे कई लोगों का रोजगार गया। एक अनुमानतः लगभग 14 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। तो इसका प्रभाव तो निश्चित तौर पे दिखता, लेकिन इस समस्या को विकराल बनाने के पीछे एक प्रोपेगेंडा भी काम किया, एक राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया गया, आपदा में अवसर तलाशने का प्रयास किया गया। आपके बात से हम बिल्कुल सहमत हैं। नोटबंदी और लॉकडाउन के बाद भारत आर्थिक मोर्चे पर कितना मजबूत है? नोटबंदी और लॉकडाउन दो अलग अलग चीज़ें हैं। नोटबंदी का लॉकडाउन के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। नोटबंदी एक अर्थनीति थी, लेकिन लॉकडाउन जो थी वो एक महामारी से निपटने की सरकारी नीति थी। आप उसे अर्थनीति में उसे आप नहीं रख सकते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि इन दोनों कारणों से देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। नोटबंदी के कारण अगर आप नोटबंदी को देखते हैं तो उसका सकारात्मक पक्ष पे भी आपको चर्चा करनी चाहिए। वास्तविकता इसके कुछ रिपार्केशन भी थे, इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट थे। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक ने यह अनुमान लगाया था कि लगभग 4 से 5 लाख करोड़ रुपए ऐसे हैं जो वापस बैंक नहीं आएंगे, जिसे काला धन माना जा रहा था। तो रिजर्व बैंक को ये आशा था कि ये 4 से 5 लाख करोड़ रुपया जो है वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। लेकिन वस्तु स्थिति यह हुआ कि अंतोगत्वा मात्र 16,000 करोड़ रुपए ऐसे थे जो वापस आरबीआई के पास नहीं आए। यानी जो संभावनाएं व्यक्त की गई थी उस अनुरूप काला धन जो था वो वापस बैंकों में चला आया। मात्र 16,000 करोड़ रुपए थे जो बैंकों को वापस नहीं मिले। दूसरी बात यह है कि लॉकडाउन के नोटबंदी के कारण
लगभग संगठित और असंगठित क्षेत्रों में 59 लाख लोगों की रोजगार गई। लेकिन इसके सकारात्मक पक्ष को जब हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि नोटबंदी के कारण लगभग 25% जो है प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि हुआ। आप जिसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, 25% की वृद्धि हुई। दूसरा सकारात्मक पहलू ये था कि लगभग 1 लाख ऐसे खाते पता चला जिनमें 1.5 लाख करोड़ रुपए जमा किया गया था बिना किसी कागजात का। 1 लाख ऐसे अकाउंट जो हैं वो आज इनकम टैक्स और ईडी के रडार पर हैं, जिनमें वो पैसे आए थे जिसकी जांच और छानबीन आज भी की जा रही है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि जो बड़े नोट थे पहले 500 और 1000 के, उसमें लगभग कुल जितना आरबीआई ने बड़े नोट को निर्गत किया था बाजार में, उसमें 40% ऐसा था जो बाजार में था ही नहीं, बाजार चलन में था ही नहीं, लोगों ने उसे अपने घरों में स्टॉक कर लिया था, वो आउट ऑफ मार्केट था। लेकिन नोटबंदी के कारण वो जो 40% पैसे जो घरों में जमा थे, जो बैंक वापस नहीं आ रहा था, बाजार में नहीं आ रहा था, वो पैसा वापस मार्केट सिस्टम में आया, बैंकिंग सिस्टम में आया। चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि जो बड़े नोटों में लगभग 20 से 25% ऐसे थे जो नकली नोट चल रहे थे। ये जो 20 से 25% नकली नोट है वो रद्दी के टुकड़ों में बदल गए और इसका आतंकवाद और नक्सलवाद पे काफ़ी ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ा, काफ़ी ज़बरदस्त इस पे प्रभाव पड़ा। तो आप इस बात को भी समझ सकते हैं कि एक सकारात्मक पहलू अगर आप देखते हैं तो दूसरी बात है कि भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो पैसे जमा हुए उसका उपयोग भारत सरकार ने अपनी विभिन्न योजनाओं पर लगाने के लिए किया। बैंकों के पास पैसा आया, जो पैसे घरों में जमा थे वो वापस बैंकिंग सिस्टम में आया, तो उसके कारण सरकार को मौका मिला कि वो बड़ी योजनाओं पर उस पैसे को खर्च कर सके। अब बात हम जब कोरोना की करते हैं, ये तो लॉकडाउन की ये बात जो चल रही थी नोटबंदी का था। जब हम कोरोना की बात करते हैं तो देखिए कोरोना का कारण क्या हुआ कि हमारी जो उत्पादन क्षमता थी उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। चूंकि काफ़ी दिनों तक लॉकडाउन होने के कारण एक अनुमानतः ये लगाया जाता है कि लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का नुकसान देश की अर्थव्यवस्था को लॉकडाउन के कारण हुआ। पिछले वर्ष प्रतिदिन 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान भारत सरकार को हुआ। अब ऐसी स्थिति में जो हमारा फिस्कल डेफिसिट जो था उसको अनुमान 3.5% रहने का लगाया गया था, लेकिन वह फिस्कल डेफिसिट बढ़कर 9.5% हो गया। किसी देश के लिए जो अर्थव्यवस्था को जानते हैं, अगर वित्तीय घाटा बढ़ता है, राजकोषीय घाटा बढ़ता है तो उसका सीधा असर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। दूसरी बात, लगभग 14 करोड़ लोगों ने अपना रोजगार खोया, चाहे वो संगठित क्षेत्र के हों चाहे वो असंगठित क्षेत्र के हों। तो नोटबंदी जो लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन के कारण ही हमारी देश की अर्थव्यवस्था पहली बार माइनस में चली गई। अगर आप निरंतर अध्ययन करते हैं अर्थशास्त्र का तो आप देखते होंगे कि जो फर्स्ट क्वार्टर था उसमें हमारी इकोनॉमी -23.1% तक चली गई और अंतोगत्वा 2020-21 में हमारी देश की जो जीडीपी थी वो मात्र -7 यानी जीडीपी -7.3% रही। तो यह कोरोना का ही प्रभाव था। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमारे देश को झेलना पड़ा, ना सिर्फ देश को, पूरे वर्ल्ड को झेलना पड़ा है। बढ़ती महंगाई को कैसे नियंत्रण में किया जा सकता है, इसमें आपके क्या सुझाव हैं? पहले ही जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि महंगाई जो है ना, इस महंगाई का एक बहुत बड़ा कारण हमारे जो देश में आज जो इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति बढ़ी हुई है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण जो है वो कोरोना जैसे महामारी के कारण हमारी देश की अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता पर पड़ने वाला प्रभाव था। कोरोना के कारण हमारी उत्पादन क्षमता घटी। दूसरे तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव में वृद्धि होने के कारण पेट्रोलियम पदार्थ की कीमत बढ़ी। पेट्रोलियम पदार्थ की कीमत बढ़ने से परिवहन लागत बढ़ा। परिवहन लागत बढ़ने का असर होगा तो निश्चित तौर पर जब अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा तो सभी चीजें महंगी होंगी। तो हमारी देश में जो महंगाई हुई, उस महंगाई का एक बहुत बड़ा कारण जो था वो जो कोरोना का एक लंबे समय तक हमारी अर्थव्यवस्था का बंद पड़ा रह जाता। और इस कोरोना काल में कुछ व्यापारियों ने खाद्यान्नों की कीमत में वृद्धि की, कालाबाजारी की, जिसका परिणाम आज आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। सरसों का तेल हो या खासकर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, इनकी कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई।
अब इसके पीछे ये भी लॉजिक दिया जाता है कि ये जो महंगाई है, जो तेल की कीमतों में जो वृद्धि हुई है, उसमें सरकार का ये मानना है कि हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था को जो क्षति हुई है कोरोना के कारण, हमारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह घटा है। ऐसी स्थिति में हमारे पास राजस्व को बढ़ाने के लिए इसके अलावा कोई दूसरा स्रोत नहीं है। तो इस बढ़ती हुई महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार को सबसे पहले बाजार में जो स्टैग्नेशन है, जो मंदी का जो स्थिति है, इसको समाप्त करना होगा। जो कालाबाजारी हो रही है उस पर नियंत्रण रखना होगा और पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार को कोई ठोस उपाय जो है वो सुझाव देनी होगी, कोई ठोस उपाय लेना होगा, ताकि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस, इनकी कीमतों को हम नियंत्रित कर सकते हैं। सर, 2014 के बाद अर्थव्यवस्था की जीडीपी लगातार गिर रही है, तो क्या जीडीपी का मतलब गैस, डीजल, पेट्रोल है? जैसा कि कुछ राजनेताओं ने कहा है, लगातार बढ़ रहे घरेलू गैस, डीजल, पेट्रोल की कीमतों पर बाजार खासा असर पड़ा है। ऐसे में केंद्र के द्वारा चलाई जा रही उज्ज्वला योजना कितना लाभकारी साबित हुआ? सच्चाई है, केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से प्रत्येक परिवारों को, गरीब परिवारों को गैस की सुविधा मुहैया कराने का एक अच्छा प्रयास किया। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि देखिए, अभी जिस अर्थव्यवस्था की हम चर्चा करते हैं, इस अर्थव्यवस्था को एक महामारी, एक पैंडेमिक ने बुरी तरीके से प्रभावित किया है। आपको पता होगा कि भारत जो है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल का आयातक देश है। भारत लगभग 100 बिलियन डॉलर जो है वो खर्च करता है सिर्फ कच्चे तेल के आयात करने पर। अब ऐसी स्थिति में जब हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा हो, जब हमारे यहाँ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर का संग्रह घट रहा हो, तो ऐसी स्थिति में सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है कि वो एलपीजी का दाम बढ़ाए, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कीमत बढ़ाए। और रही बात, जब ये आरोप लगाया जाता है कि अब जीडीपी का मतलब जो है वो गैस, डीजल और पेट्रोल हो गया, तो वस्तु स्थिति ये है कि ये वास्तविकता से काफ़ी परे है। आपको मालूम होगा कि जो अभी फर्स्ट क्वार्टर का जो जीडीपी आया है वो 20.1% है। ये ज़बरदस्त जो जीडीपी बढ़ी है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, माइनिंग, इन सभी क्षेत्रों में लगातार जो है वो देखा जा रहा है कि ये वापस जो है वो उनके यहाँ स्थितियाँ ठीक हो रही हैं। तो आप सिर्फ जीडीपी को अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए उसे गैस, डीजल और पेट्रोल बता देना मेरे समझ से उचित नहीं है। क्योंकि अगर आप 4 दिन पहले के अगर आप आर्थिक सर्वे को देखे हैं तो उसमें स्पष्ट तौर पर जो जीडीपी आया है फर्स्ट क्वार्टर का, वो इतने बुरे हालात के बाद भी देश की अर्थव्यवस्था में जीडीपी जो रही है वो 20.1% रही है। हाँ, उज्ज्वला योजना पर गैस की कीमतों में वृद्धि का एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है। लॉन्ग टर्म जो है वो सरकार निश्चित तौर पर इस पे चिंतन कर रही होगी, क्योंकि उज्ज्वला गैस जिस आशा के साथ लाया गया था या जिस उद्देश्य के साथ इस योजना को इंट्रोड्यूस किया गया था, अगर कीमतों में, एलपीजी की कीमतों में नियंत्रण नहीं किया गया तो शायद सरकार उस उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाएगी। बहुत सही कहा आपने सर। किसी देश की करेंसी का मापक क्या है? वर्तमान में डॉलर के मुकाबले रुपया कितना मजबूत है और आगे क्या असर पड़ेगी? देखिए, करेंसी का जो मापक होता है ना, ये अपने आप में एक जो है ना वो आप कह सकते हो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। भारत में अगर आप करेंसी के मापक को देखते हो तो आप अगर अर्थशास्त्र का थोड़ा सा भी अध्ययन किए होंगे तो हमारे यहाँ M1, M2, M3 और M4 4 प्रकार की मुद्राएं हैं, जिसको आप सप्लाई ऑफ मनी भी कहते हो। M1 मुद्रा किसे कहते हैं? M1 मुद्रा का मतलब होता है कि जो आपका फ्लो है, लिक्विडिटी फ्लो ऑफ मार्केट, यानी M1 इज इक्वल टू होता है C + DD + OD। C मतलब हो गया करेंसी, OD हो गया अदर डिपॉजिट एंड DD हो गया डिमांड डिपॉजिट। M1 हो गया, इसको नैरो मनी कहा जाता है। M2 मुद्रा जो होता है इसको आप कहते हो M1+, यानी M1 में जो भी हैं, चाहे वो C है, करेंसी है, अदर डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट है, तो M1+ जो पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट है उसको हम M2 मनी कहते हैं। M3 मनी जब आप कहते हो तो M2+
जो फिक्स डिपॉजिट विद बैंक होता है, आपने बैंकों के साथ जो एक समय अवधि जमा कर रखा है, उसको भी जब आप जोड़ देते हो तो उसको आप M3 मुद्रा कहते हो। और M4 M3 जो होता है उसको आप ब्रॉडर मनी भी कहते हो। और M4 जो होता है आप M3 प्लस कर देते हो, जब M3 और प्लस उसमें आप टोटल ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स आप कर देते हो तो उसको आप M4 मनी कहते हो। तो ये M1 M2 M3 जो है वो करेंसी के मापक हुए। अब आपका जो इसका दूसरा पार्ट है कि हमारा जो रुपया जो है वो डॉलर की तुलना में कमजोर क्यों हो रहा है, डॉलर इतनी मजबूती से क्यों उभर कर सामने आ रहा है, तो आप वैश्विक अर्थव्यवस्था को देखिएगा तो आप पाइएगा कि सिर्फ भारतीय मुद्रा के साथ नहीं, आज भारत में $1 बराबर लगभग 78 रुपए के करीब है। अगर आप पाकिस्तानी करेंसी में इसको पाओगे तो $1 बराबर 160 पाकिस्तानी रुपीस के बराबर है। यानी डॉलर की तुलना में बाकी अन्य देशों की करेंसियां कमजोर हुई है। कारण इस कोरोना काल में अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने अपने आप को बनाए रखा और अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, जबकि इस कोरोना काल में हमारे यहाँ हमारी आर्थिक गतिविधियां कम हुई, उत्पादन घटा, दूसरी तरफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कच्चे माल की कीमतें बढ़ी। और चूंकि आप जानते हो कि हम लोग सबसे बड़े आयातक देश हैं और जो पेट्रो डॉलर होता है, आप पेट्रोल का जो आयात करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो आयात करते हैं वो डॉलर में करते हैं, बाकी किसी मुद्रा में उसका इंपोर्ट नहीं होता है। तो जब कच्चे तेल का इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बढ़ा तो ऑब्वियसली डॉलर का डिमांड बढ़ा। और अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि अगर डॉलर, जिस करेंसी की मांग इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती है वो मजबूत होती है और जिस करेंसी की मांग घटती है वो कमजोर होती है। तो चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में आज के डेट में भारत बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का आयात कर रहा है, डॉलर का डिमांड बढ़ा और इस डॉलर के डिमांड बढ़ने के कारण हमारा रुपया कमजोर हुआ और डॉलर मजबूत हुआ। बिल्कुल सही कहा आपने, आपकी बात से हम बिल्कुल सहमत है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद हमारा जो रुपया है डॉलर से काफ़ी कम हो गया। सवाल जवाब का सिलसिला बरकरार रहेगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए हमें। मिलते हैं अर्थव्यवस्था के खास बातचीत के भाग 2 में। तब तक के लिए नमस्कार।